Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस को वन शॉट में कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल बेलव्ड कम्युनिटी पे, जिसकी फ़ोटो इधर आ रही है। आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक चैनल है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो ये जो चैप्टर है, नाम ही है कि थेराप्यूटिक अप्रोचेस। तो हमने अब तक के साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा है। कैरेक्टर्स क्या है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन सब पे नहीं जाऊंगी। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में थेरेपी एक बहुत बड़ी पार्ट है। क्योंकि साइकोलॉजी, अगर आप ऐसे कहो कि मेनली जो मेंटल इलनेस की बात करती है, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें अगर साइकोलॉजी में आती है तो उस पर जब इन चीज़ों के मतलब साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम ये जो प्रॉब्लम्स को बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, साथ के साथ इसकी जो सॉल्यूशन है, क्या तरीका है इन सारे डिसऑर्डर्स को ठीक करने का, उनको हम बेसिकली कहते हैं थेरेपी। जो टेक्निक्स है, मतलब जो प्रोसेसेस है, उनको हम कहते हैं थेरेपी। तो अब तक हमने मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स के बारे में अब हमने पढ़ा, उन प्रॉब्लम्स की क्या सॉल्यूशन है, कौन सा प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन है, कौन से डिसऑर्डर के लिए क्या थेरेपी काम करेगी, उसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक बात है, अगर आपने बिल्कुल इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप मोटा मोटा आंसर कर पाओगे, बट उतना डेप्थ में मैं नहीं पढ़ाऊँगी इस चैप्टर को, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है और रिवीजन लेक्चर है। तो मैं चाहूँगी जितना कम टाइम में मैं कवर करूँ उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। टाइम लगाना है तो पढ़ने में लगाना है। ओके, तो बहुत बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं। तो पहला जो इस टॉपिक है, हर एक टॉपिक को मैं आराम आराम से कंप्लीट कराऊंगी। ऐसा नहीं है बहुत कंजूस मैं हूँ, नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, बट स्टिल मैं भूल रही थी कि उतना ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाऊंगी। सो पहला ही हमारा है ये जो साइकोथेरेपी, जो थेराप्यूटिक टेक्निक अप्रोचेस हम इस चैप्टर में ले रहे हैं। तो उसमें जो थेरेपी है, इनको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। मतलब साइकोलॉजी में थेरेपी तो साइकोलॉजी और थेरेपी जो भी है, आप ऐसे समझो इस चीज़ को। सो साइकोथेरेपी का नेचर क्या है और ये प्रोसेस क्या है। सो अगर हम साइकोथेरेपी क्या है, मतलब हमारा टॉपिक है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है वही टॉपिक है, मैंने कुछ अपने से नहीं लिखा है, बस उसको मैंने छोटा करके लिखा है, अपने हिसाब से लिखा है, जितना ज़रूरी है, जितना समझाने के लिए ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है। साइकोथेरेपी क्या है? वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरापिस्ट। ये कलर बहुत गंदा है, ये सही है। थेरापिस्ट और जो क्लाइंट है, यानी जो हमारी पेशेंट है, जो हमारे पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, वही हमारे क्लाइंट पे। तो क्लाइंट और थेरापिस्ट के बीच जो एक वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप है, देखो इस चीज़ पे जोर डालना, इस शब्द पे, वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मतलब विलिंगली, अपनी इच्छा से। तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होता है तो वो इच्छा से आता है, या फिर कोई उसको अपनी इच्छा से लेके आते हैं। सो एक वॉल्यूंटरी मतलब दोनों की आपस की म्यूचुअल, एक मतलब म्यूचुअल क्या हम कहेंगे, मतलब म्यूचुअल विश से जब एक रिलेशनशिप सही बनता है, जिसको क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, मतलब क्लाइंट चाहता है ठीक होना, थेरेपिस्ट चाहते हैं उनको ठीक करना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज कॉल्ड साइकोथेरेपी। और इसका मेन गोल क्या है? रिजॉल्व प्रॉब्लम। ओके, देन एम क्या है? अब इसका इसका गोल क्या है हमने देख लिया कि इससे होता क्या है, बट इसका मेन क्या है, मतलब एम क्या है, मेन क्या है नहीं, एम क्या है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है बात करते करते। सो जो मल एडेप्टिव बिहेवियर है, उनको चेंज करना, जो इंसान में स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करना, और उनकी जो एडजस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करना। तो साइकोथेरेपी के बारे में अगर अभी आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया या 3 मार्क्स का भी आ गया, तो आप थोड़ा आराम से लिख सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि ये जो साइकोथेरेपी है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो ये देखो, इतना मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया, इससे अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हो। बट अभी हम इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, तो इससे आप जो 3 मार्क, एम तो बन जा सही से 4 मार्क, बल्कि 6 मार्क्स का भी जो अगर क्वेश्चन आता है, तो इस पूरा पार्ट को मिला के आप अपने से थोड़ा और कहानी बढ़ा के
इसको लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो पहली तो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल पे चलती है, यानी नियम पे चलती है, प्रिंसिपल पे चलती है। ऐसे अपने मन से कोई नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती है, तो टेक्निक्स में एक के बाद 2 नंबर स्टेप, 3 नंबर स्टेप, 4 नंबर स्टेप, ऐसे करके स्टेप वाइज चलता है, यानी सिस्टमेटिक चलता है। देन रिक्वायर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब कोई बीमार है, बीमारी को ठीक करने के लिए कोई एवरी आदमी नहीं ठीक करेगा उसको, जो प्रोफेशनली ट्रेंड है वही काम करेगा। एंड द थर्ड वन इज़, ये चीज़ें जो होती है, जो थेरेपी वगैरह होती है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। इंटरपर्सनल डायनामिक रिलेशनशिप होती है, मतलब ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है। अब हम जो क्लाइंट हैं, अगर आप फ्यूचर में थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, तो कभी भी क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको वो नहीं करना है, रिवील नहीं करना है। ये मतलब एक पार्ट है, ये एथिक्स में आता है आपका, ये भी हम पढ़ेंगे। देन गोल, इसका गोल क्या है, तो सेम हमने जो यहाँ पे पढ़ा है ना, एम, इसी को थोड़ा बढ़ा के लिखा है, मतलब थोड़ा डिटेल में। सो व्हाट इज़ गोल, मतलब गोल ऑफ साइकोथेरेपी। सो बेटरमेंट को रीइंफोर्स करना, लेसन प्रेशर को लेस करना, ग्रोथ को अनफोल्ड करना, हैबिट्स मॉडिफाई करना, चेंज थिंकिंग, अवेयरनेस बढ़ाना, रिलेशनशिप बढ़ाना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना या बढ़ाना। ओके, देन अब हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कि हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। ओके, तो अब हमने जो बात किया ना कि थेरापी इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरापिस्ट। नाउ व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब ये क्या है, सो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल अभी एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। कोई इंसान मतलब उसको डिसऑर्डर है तो वो थोड़ा टाइम थेरापी लेता है, ठीक होता है, वो अलग बात है। वो कनेक्टेड रहता है नहीं रहता है अलग बात है, पर जो थेरापी जो चलती है वो थोड़े टाइम की, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेशनल voluntary relationship between client and therapist, and it is based on trust, confidentiality and ethics. Okay, अब ये जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, ये जो वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप है, इसके कुछ कोर कंडीशंस है। सो देयर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अपने क्लाइंट को, कोई भी बिना जजमेंट के आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो चैप्टर है सिर्फ आपके एकेडमिक्स के लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए, आपके आने वाले टाइम में जो करियर पाथ अगर आप चूज़ करोगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। ये उतना लेंदी चैप्टर नहीं है, बट उतना ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा सा है। इसमें देखने से लगता है कम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है, आपको याद रखना, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के है, तो कंफ्यूज भी मत होना। देन एम्पैथी, आपको एम्पैथी रखना है। मैंने सिंपैथी एम्पैथी समझाया था MCQ वाले वीडियो में, यानी आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से उनकी समस्या जो भी है उनको समझना है, सिंपैथाइज नहीं करना है, आपको दया नहीं दिखानी, आपको करुणा नहीं दिखानी है, आपको उनके पर्सपेक्टिव से उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझना है। अभी माइक बंद हो गई है, आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, वैसे मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। देन जेन्युइननेस होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, और वार्मथ और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके देन एक और टर्म आता है जिसको कि हम कहते हैं थेराप्यूटिक अलायंस, एग्रीमेंट ऑन गोल्स, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। अब अलायंस का मतलब आप समझते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट करना, एक बॉन्ड होना। सो एग्रीमेंट ऑन गोल्स, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट हेल्प्स रिड्यूस डिस्ट्रेस, प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ एंड बेटर एडजस्टमेंट, वही बातें हैं। ओके, अब आता है हमारा मेन पार्ट, और इसी को हमको पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे ही ना आपका सवाल आता है। स्पेसिफिकली केस स्टडी दे देगा, एक पूरी कहानी दे देगी और बताइए पूछेगा कि आप बताओ इस पे कौन सा थेरेपी लगा। तो साइकोडायनामिक थेरेपी का क्या कहानी है वो अगर आप नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि साइकोडायनामिक थेरेपी किधर काम आता है। ओके, तो टाइप ऑफ थेरेपीज में मैंने थोड़ा पानी पी लिया था, वीडियो ऑफ किया था। ओके, तो टाइप ऑफ थेरेपीज में सबसे पहला हमारा है साइकोडायनामिक थ्योरी। तो साइकोडायनामिक थ्योरी जहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा सिगमंड फ्रॉइड का नाम। एकदम गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, क्या कहते हैं इसको, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पर ही जाए, मतलब गांठ बांध लेना, नॉट हिंदी में प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा चीज़ है, तो नॉट कर लो इसको,
तो नॉट, गांठ मतलब नोट कर लो, बट आई एम सेइंग कि नोट कर लो इस चीज़ को, नॉट नॉट मतलब नॉट ही है, बट इस चीज़ को नोट कर लो। ओके, सो नोट करो, जहाँ पे साइकोडायनामिक आएगा वहीं पे साइको एनालिसिस आएगा, अनकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट आएगा, एंड इट इज़ अबाउट सिगमंड फ्रॉइड। तो अनकॉन्शियस आएगा, साइको एनालिसिस साइकोडायनामिक मतलब सिगमंड फ्रॉइड, इसको बस नोट कर लो आप, दैट्स इट। देन ये हमारा किस पे बेस्ड है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स है ईड ईगो सुपर ईगो में। तो ईड ईगो सुपर ईगो में हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलती है, मतलब हमारी जैसे ईड है, मानो मतलब हमारा अंदर जो चाइल्डिश वाला पार्ट होता है उसको, ईगो होता है हमारी जो रियलिटी है, और मतलब चाइल्डिश वाला पार्ट है या फिर जो प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है। ईगो है हमारे जो असली रियलिटी है, सुपर ईगो इज मोरल एथिक्स, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड हमारी जो कन्फ्लिक्ट होती है, जैसे मान लीजिए कोई मतलब हम, एक तो है कि कोई बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारी जो प्लेजर, हम सोचते हैं कि इसके मुंह पे अगर मैं मार दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। देन रियलिटी इज़ लाइक कि मैं मार नहीं सकता इसको, एंड सुपर ईगो इज मारने की क्या ज़रूरत है, इसको नहीं पसंद है तो इसको मत देखो, इसके साथ मत मिलो, मत बात करो। सो दिस इज़ लाइक इट। तो ये जो कन्फ्लिक्ट आपके अंदर चलती रहती है, दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से आपका इसी चीज़ों पे साइकोडायनेमिक थेरेपी काम करती है। अब ये फोकस किस चीज़ पे करती है, तो फोकस करती है पहली बात तो हमारी क्या पास्ट एक्सपीरियंस रही है जिसके वजह से हमारा प्रेजेंट बिहेवियर है। यानी जब मैंने बोला कि किसी इंसान के साथ हमारी अगर पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहेगी तो प्रेजेंट में हम चाहेंगे कि हम उसको मुक्का मार दें, उसका नाक तोड़ दें। सो हमारी ये जो मुक्का मारने वाली प्रेजेंट बिहेवियर है, ये पास्ट की कौन सी चीज़ से, कौन सी एक्सपीरियंस से लिंक है। देन कोई भी अनकॉन्शियस मोटिव है जिसके लिए हमारी एक्शन जो इन्फ्लुएंस है, तो क्या अनकॉन्शियस बिलीफ है, मेरे को मन है कि मैं इसको मुक्का मार के नाक से इसका खून निकाल दूँ। सो दिस इज़ माई अनकॉन्शियस मोटिव, और इसीलिए मेरे एक्शन ऐसे आ रहे हैं कि मैं बार बार मुट्ठी बना रही हूँ इसको मारने का। एंड देन अनरिजॉल्व चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज करेंट प्रॉब्लम। वही बात है कि चाइल्डहुड में आपके पास में कोई ऐसा कुछ कहानी हुआ जिसके लिए आपका प्रेजेंट बिहेवियर इन्फ्लुएंस है, या फिर आप प्रेजेंट में क्यों किसी सर्टेन तरीके से बिहेव कर रही हो, इसका पीछे का क्या कारण है। दिस इज व्हाट वी मतलब डिस्कस और वी डीग इनटू इन साइकोडायनेमिक थेरेपी। ओके, अब इसके क्या क्या टेक्निक्स है, दीज आर मेरे वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछेगा साइकोडायनेमिक थेरेपी के टेक्निक्स क्या है बताओ। सो फर्स्ट इज फ्री एसोसिएशन, जहाँ पे कोई इंसान फ्रीली बात करता है, अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिवील करता है। देन एनालिसिस ऑफ ड्रीम, हम लोगों से पूछते हैं आप क्या सपना देखते हो, किस तरीके से, और उससे पता लगाते हैं क्या चल रहा होगा उनके मन में इसीलिए ना कहते हैं कि मेरी बातें सुन के बताओ तो मेरे मन में क्या चल रहा है। जब भी बंदा कोई सुनता है कि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अरे नहीं, हम मन की बातें नहीं पढ़ सकते, हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो देन ट्रांसफरेंस लाइक कि फीलिंग फॉर इम्पोर्टेंट पीपल शिफ्टेड टू थेरेपिस्ट, जैसे हमारी जो फीलिंग्स है हम उनको थेरेपिस्ट को मतलब बताते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देन रेजिस्टेंस, हम किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ये क्यों करते हैं, मतलब हमारी जो एनजाइटी प्रोवोकिंग मटेरियल है उसको हम ब्लॉक करते हैं कि एनजाइटी ना हो, ये ना हो। देन इंटरप्रिटेशन, सो थेरेपिस्ट एक्सप्लेन हिडन मीनिंग्स, तो किसी की बात का इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकालना, जैसे हम कहते हैं हम एनालिसिस करते हैं। और लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट माइंड रीडर होते, नहीं, माइंड रीडर नहीं होते वो लोग, उनकी एनालिटिकल पावर ज़्यादा होती है। ओके, अब इसका गोल क्या है, सो इसका गोल है कि इमोशनल इंसाइट्स निकाल के हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की इमोशनल इंसाइट निकालना, एंड जो भी है स्ट्रेस हमें अनकॉन्शियस फीलिंग्स हो रही है उससे रिलीव होके हमें कॉन्शियस लेवल पे एक सही लाइफस्टाइल दे। ओके, अब इसका मॉडर्न वर्जन क्या है, इसका मॉडर्न वर्जन में आपका आता है शॉर्ट टर्म डायनेमिक थेरेपी, जो कि करंट लाइफ सिचुएशन पे फोकस करती है और बहुत ही क्विकर होती है, मतलब जल्दी जल्दी काम करती है। ओके, तो आपको समझ आ गया साइकोडायनेमिक थेरेपी। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड थेरेपी विच इज़ कॉल्ड बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी नाम से पता लग रहा है हमारे बिहेवियर के ऊपर उसका कहानी है, काम धंधा सारा बिहेवियर से रिलेटेड है। सो ये बेस्ड है लर्निंग प्रिंसिपल से, मतलब लर्निंग प्रिंसिपल से, ये लर्निंग प्रिंसिपल से ऐसे कहते हैं कि हमारी जो बिहेवियर है
वो लर्नड होती है। अभी गाना बंद हुआ तो कुत्ता भौंक रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। तो ये चीज़ मतलब इसका की क्वेश्चन क्या है। सो मल एडेप्टिव बिहेवियर लर्न होती है कैसे, मतलब मल एडेप्टिव मतलब आप सोचिए गलत कुछ बिहेवियर है, वो लर्न हुआ कैसे, सीखा कैसे किसी इंसान ने। और हमारी जो फॉल्टी कंडीशनिंग है क्या उनको अनलर्न की जाती है, मतलब क्यों क्यों सीधी मोटी मोटी आप समझ लो, क्यों कोई बिहेवियर हम करते हैं पर्टिकुलर तरीके से, क्यों हम बिहेव करते हैं। हम अगर कोई गलत बिहेवियर सीखते हैं तो वो हम कहाँ से सीखते हैं, और क्या इसको मतलब अनलर्न किया जा सकता है, मतलब सीखना से हम क्या उसको भूल के, मतलब इट्स लाइक कि लर्न किया है तो अनलर्न कर सकते हैं। अनलर्न का सटीक हिंदी भाई साहब, मतलब सही हिंदी वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा है। वही बात है, मतलब जैसे वही बात है ना कि जैसे मानो कोई बच्चा है, वो बच्चा बहुत आप उससे मिले और वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, एकदम पैर छू रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का बिहेवियर है, उस बच्चे ने कहीं ना कहीं से तो सीखा। दूसरा बच्चा है जो आपको बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा है, आप मुंह से बोल भी नहीं सकते ऐसी गाली बक रहा है, तो वो भी बच्चे ने कहीं से सीखा होगा। तो ये चीज़ें सीखते कैसे हैं इसी पे बात करती है, मतलब काम करती है। तो इसमें टेक्निक क्या है। सो टेक्निक इज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे रिलैक्सेशन देती है हायरार्की ऑफ फियर्स। यहाँ पे एक टेक्निक्स है जैसे फोबियाज पे काम करती है। आपको किसी चीज़ का डर है तो बार बार उससे एक्सपोज किया जाएगा आपको अंटिल एंड अनलेस आपका उससे डर खत्म हो जाए। एंड देन अनदर वन इज टोकन इकोनॉमी, जहाँ पे मतलब टोकन दे के, मतलब आपको कुछ दे के आपको किसी चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे या फिर बिना दे के ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आप अगर ढंग से पढ़ोगे, मार्क्स अच्छा लाओगे तो घर से आपको कुछ मिलेगा। सो इट्स लाइक आपको थोड़ा सा कुछ मिला है और इससे आपका बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। आई होप आप समझ रहे हो। मतलब जैसे मार्क्स अच्छे आए तो पापा ने साइकिल दिला दी, मतलब फिर मार्क्स अच्छे आए तो पापा ने कुछ और अच्छा वाला कपड़ा दिला दिया। तो इससे आपके बिहेवियर में ये मतलब रीइंफोर्स हुआ कि जब भी मैं कोई अच्छा बिहेवियर करता हूँ तो मेरे को कोई टोकन मिलती है, मतलब समथिंग, मतलब टोकन इज लाइक जैसे हम कहते हैं टोकन ऑफ लव, ऐसे मैं रिलेट करके बता रही हूँ आपको। तो आपके दिमाग में फिट हो गया, तो अभी आपको उस चीज़ के लिए आप बिहेवियर इस तरीके से करोगे, यानी आप पढ़ोगे अच्छे से, नंबर अच्छे से लाओगे। ओके, अभी इसमें और भी टेक्निक है, जैसे एवर्सिव कंडीशनिंग है, तो पेयरिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस। तो वही बात है, ख़राब बिहेवियर होता है तो उससे उसका कुछ ख़राब उसका सोर्स रहता है, या फिर जैसे गाली बकता है तो डांट पड़ती है, डंडा पड़ती है। तो इस चीज़ को मतलब आपका बिहेवियर के साथ उसका वो उस चीज़ को रिलेट करके आपको सिखाया जाता है। देन मॉडलिंग, कि बच्चा मॉडलिंग करके, मतलब मॉडलिंग इज़ लाइक कि देख के सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। देन रीइंफोर्समेंट, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। देन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, तो बहुत अलग अलग टेक्निक से भी बिहेवियर को अनलर्न किया जा सकता है। इसका गोल क्या है, जो मल एडेप्टिव बिहेवियर है उसको रिप्लेस करना एडेप्टिव बिहेवियर के साथ। दैट्स इट। ओके, देन हमारा थर्ड नंबर थेरेपी, जिसको कि हम कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। तो मैंने बहुत बार बताया है, कॉग्निटिव जहाँ पे आएगा वहीं पे हमारे दिमाग की बात आएगी। हमारी जो थॉट्स है, मतलब थिंकिंग है, थॉट्स है, मेंटल प्रोसेसेस है, ये सारी चीज़ें ये आएगी। मेरी ना हैंड राइटिंग अच्छी तो है, लेकिन जैसे स्क्रीन पे लिखने में ना थोड़ा सा ऐसे बन जाती है। ऐसा अच्छी तो है, ये देखो है कि नहीं, बताना कमेंट में हैंड राइटिंग अच्छी है कि नहीं, ये ज़रूर बताओ। ओके, सो इसको कॉग्निटिव थेरेपी, सो कॉग्निटिव इज लाइक कि हमारी थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस, बिलीफ, इन सारी चीज़ों पे ये काम करती है। सो इसको डेवलप किसने किया, एल्बर्ट एलिस एंड आरोन बेक। इसको याद रखो, इसलिए मैंने एक अलग कलर से इसको लिखा है, और इसको पढ़ाने के टाइम भी मैंने कलर चेंज किया कि बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो कॉग्निटिव थेरेपी किसने डेवलप किया, एल्बर्ट एलिस और आरोन बेक। ओके, अब इसका की क्वेश्चन क्या है, मतलब किन चीज़ों से डील करता है। फर्स्ट वन इज, डू इरेशनल बिलीफ कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस। क्या जो इरेशनल बिलीव्स होती है, अजीब तरीके की बिलीव होती है, क्या हमें उससे इमोशनली डिस्ट्रेस होता है, और क्या हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उनसे भी हमारे फॉल्टी बिहेवियर होते हैं, मतलब ख़राब बिहेवियर होते हैं क्या नहीं। अभी एल्बर्ट एलिस ने क्या किया, अभी यहाँ पे देखो, एल्बर्ट एलिस और
एरन बेक दोनों ने मिलकर डेवलप किया, लेकिन दोनों का मॉडलिंग थोड़ा अलग है। तो पहले हम एल्बर्ट एलिस के बारे में पढ़ते हैं। सो एल्बर्ट एलिस ने जिसको डेवलप किया उसको हम कहते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। तो इसमें एक मॉडल आता है जिसको कि हम कहते हैं ABC मॉडल। सो दिस ABC मॉडल इज, फर्स्ट वन इज एक्टिवेटिंग, देन B इज बिलीव, इसमें इरेशनल बिलीव भी हो सकता है जैसे कि मस्ट, शुड, इस तरीके से, मतलब इट्स लाइक कि ऐसा ही होता है या फिर ऐसे ही करना चाहिए, दिस शुड बी डन इन दिस वे ओनली, देन मस्ट, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट। सो इस तरीके की बिलीव होती है। एंड द थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि इमोशनल आउटकम। तो इस तरीके से एक ABC मॉडल होता है जिस मॉडल के थ्रू ये पूरी जो थेरेपी है ये काम करती है। मतलब पहले एक्टिवेट किया जाता है, देन किसी के बिलीफ में चेंज किया जाता है और देन उसका कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं। बट ऑन द सेम वे जो बिलीफ फॉर्म होती है कॉग्निटिव, मतलब ऐसे ही होता है, पहले कोई एक्टिविटी, मतलब कोई स्टिमुलस से उसका वो होना, तो इनिशिएट होना, वो होना, क्या होना, इनिशिएट होना देन उसका बिलीव, एक तरीके से बिलीव हो जाना, देन कॉन्सिक्वेंस। ओके, और इसका गोल क्या है, इसका इरेशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ से रिप्लेस करना। हम बढ़ते हैं एरन बेक के बारे में। तो एरन बेक ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, दैट नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड कोर स्कीमास। तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स मतलब जो थॉट्स है नेगेटिव, वो अगर आपके दिमाग में एक दो थॉट्स नेगेटिव आए हैं तो ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। इट्स लाइक कि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है, जैसे आपने एक तरीके की वीडियोस अगर 2-4 भी देख लिए, उसी तरीके की आती रहेगी। एक क्रिएटर की वीडियो अगर बहुत ज़्यादा देख लिए तो उसी की आती रहेगी। तो इसी तरीके से फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता रहना, डिस्टर्ब होकर रहना, मतलब इधर उधर हो जाना चीज़ें। तो हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है या फिर जो दिमाग का जो पूरा सिस्टम है वो भी अगर इधर उधर हो जाता है थोड़ा, उससे भी प्रॉब्लम आती है। और जो कोर स्कीमास लाइक बिलीव्स, तो इंसान की कोर बिलीफ कैसी होती है उससे भी मतलब ऐसा होता है कि उसके बिहेवियर कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। अब इसमें नेगेटिव थिंकिंग क्या है, अगर बार बार नेगेटिव थिंकिंग होगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। और इसका गोल है, इस जो थेरेपी का एरन बेक ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया, इस थेरेपी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सो मेन गोल इज लाइक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो रिप्लेस नेगेटिव विथ पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में हैं उनको पॉजिटिव से रिप्लेस करना, यानी जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये बहुत फेमस थेरेपी है और ये ही हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा बाद में जब आप आगे इस चीज़ की पढ़ाई करोगे। ओके, सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ लाइक, जैसे इसमें कोई मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है, क्योंकि हमने कॉग्निटिव थेरेपी पढ़ा और बिहेवियर थेरेपी भी पढ़ा और ये दो मिलके बना है। यानी ये बोलता है दैट हमारी जो कॉग्निशन है और हमारे जो बिहेवियर है वो रिलेटेड है। मतलब माथा में जो सोचेगा इंसान वो ही उसके करतूत में दिखेगा, तो है ना। जैसे अगर मेरे माथा में मैं ऐसे सोचती रही कि मेरे को किसी को मुक्का मारना है, मुक्का मारना है, मुक्का मारना है, मुक्का मारना है, तो मेरे हाथ में भी मुट्ठी बनेगा और मेरे को मैं मार दूंगी ऐसे। तो जो मारना हुआ वो बिहेवियर है मेरा, और जो मुक्का मारना है, सोचना हुआ, दैट इज़ कॉग्निटिव। तो हमारी जैसी सोच है वैसी बिहेवियर है। एंड ऑन द अदर हैंड, हम अगर अपनी बिहेवियर बदलना चाहते हैं हमें सोच को बदलना होगा। ओके, सो इसका जो की क्वेश्चन है कि थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर कैसे एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड कैन चेंजिंग थॉट एंड बिहेवियर रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो क्या हम अगर थॉट्स को और बिहेवियर को चेंज करेंगे उससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा कि नहीं, और ये किस लिए इफेक्टिव है, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सारे डिसऑर्डर के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। और इसीलिए मैंने साइकोलॉजी में आपने देखा मेजरली इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसीलिए CBT बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ोगे, अभी आप अगर आगे जाके मतलब इन चीज़ों पर पढ़ाई करोगे तो। देन हमारा 5th नंबर इज़ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो ये क्योंकि हमारी ह्यूमनिस्टिक है तो ये ह्यूमन नेचर को लेके और हमारी जो एग्जिस्टेंस है प्रॉपर उस चीज़ को लेके क्वेश्चनेबल थेरेपी, मतलब क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट पे ये थेरेपी है। जैसे ये क्या करेगा,
अगर किसी के पोटेंशियल ब्लॉक है, एलिनेशन मतलब एलिनेशन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ मीनिंग अगर है, तो इन सारी चीज़ों पे ये काम करेगा। तो इट्स लाइक कि जैसे किसी की ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, मतलब बहुत ही लाइफलेस है, लॉस फील करता है इंसान, या फिर उसके लाइफ पे उसको लगता है कि जो उसके हाईएस्ट पोटेंशियल है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे काम नहीं करेगा, मतलब सॉरी काम करता है, ये नहीं करेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, इसी चीज़ों पे काम करता है। दिस एम्फसाइज किस चीज़ पे करता है, हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ों पे। और इसके जो थेरापिस्ट है वो थेरापिस्ट एक्चुअल में फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा मतलब इंसान को फैसिलिटेट करता है कि आप ऐसे करो ये सारी चीज़ें करो ऐसे। ओके, अब इसके क्या की क्वेश्चन है। क्या ज़िंदगी में अगर मीनिंग नहीं है तो इंसान को स्ट्रेस होता है, और क्या अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से इंसान के जीवन में ग्रोथ आ सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी मेरे नाम से है, प्रियशी सूत्रधर करके है। आप चाहो तो ढूंढ के मतलब मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो चैनल मिल जाएगा। इसी तरीके के टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो आप चाहो तो देख लेना, पर अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद देखना होगा। अभी ये सब कहानी और देख के आपको कोई वो नहीं है। तो ये अप्रोचेस क्या है, इसमें कौन कौन से तरीके से ट्रीटमेंट होती है। लोगोथेरेपी, जिसको विक्टर फ्रैंकल ने दिया था, लोगोथेरेपी सिखाती है कैसे ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढना है, कैसे एग्जिस्टेंशियल जो एंजाइटी है उससे कोप अप करना। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी मतलब लोगों को लगता है मैं क्यों हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें, और जीवन में एक मीनिंग ढूंढना, ये सारी चीज़ें। देन CCT, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये क्लाइंट के मतलब एकदम से क्लाइंट का क्या सेल्फ के ऊपर फोकस करके उसके कोर कंडीशन, क्या एम्पैथी डाल के, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस और रिफ्लेक्शन, ये सब करके मतलब क्लाइंट के लिए पूरा का पूरा सेंटर्ड है ये, मतलब इंसान के जीवन के ऊपर ही पूरा फोकस करके उसको पूरा ठीक करो, उसके जीवन को पूरा फंक्शनिंग बनाओ, रिस्ट्रक्चर करो इस तरीके से। देन गेस्टल्ट थेरापी जिसको दिया था फ्रिट्स पेल्स ने उन्होंने क्या किया, इस टेक्निक से लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, एक्सेप्टेंस आती है, ब्लॉक आउट जो फीलिंग्स होती है उस पर लोग एक्ट करते हैं, और हेयर एंड नाउ पे फोकस करते हैं, यानी ज़्यादा माइंडफुल बनाता है लोगों को इस टेक्निक से। ओके, गॉट इट। देन हमारा लास्ट, आई थिंक ना लास्ट नहीं, हाँ लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, हाँ, बायोमेडिकल थेरेपी। सो मेडिकल नाम आ गया, मतलब बायोलॉजिकल ड्रग्स यूज़ होता है, सीधी बात है। फिर भी बहुत कम टाइम पे ख़त्म हो रहा है, मुझे लगा था और ज़्यादा 1 घंटा खींचेगा। एक्चुअली पढ़ाई थोड़ी कम ही होती है, मैं बात ज़्यादा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे लगता है पढ़ाया अगर है तो थोड़ा ढंग से ही पढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि अगर स्लाइड देख के बताना है तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो। ये इस चीज़ पे ना मैंने 1-2 वीडियोस पे बात करी है, आप लोग कमेंट करना कि मेरे को 1-2 लोगों ने, मतलब जैसे मैं वीडियोस अपनी दिखाती हूँ ना 1-2 लोगों को, तो वो बताते तुम बहुत बताती हो, समझाती बहुत हो, बट मुझे लगता है ऑन ए पर्सनल लेवल कि अगर मेरे को स्लाइड देख के ही बताना है तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो टीचर से पढ़ने का क्या मतलब है। और मेरा एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि अगर कोई बच्चा मेरे वीडियो से किसी टॉपिक को पढ़ रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि उसको दूसरा और कुछ मतलब कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर पहली बार भी मेरे से पढ़ना है तो उसको एक ऐसा आइडिया मैं दूँ, उसका कॉन्सेप्ट मैं इस तरीके से क्लियर करूँ कि उसको लगे कि हाँ भाई पढ़ा है और उसको याद रहे। जैसे अभी भी जो मैं पढ़ाती हूँ, कई बार आप लोग देख सकते हो कि 1-2 नाम होते हैं, मेरे को हर अचानक से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कई ऐसे वर्ड्स है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। ये क्यों? क्योंकि इसको मैं पढ़ती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से इस सब्जेक्ट को, तो पढ़ते आज मैं यहाँ पे आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरा पहले मतलब ऐसे पूरा बाय हार्ट करके फिर मैं पढ़ाती हूँ। आप लोग मेरे से अगर पढ़ते हो, रेगुलर व्यूअर्स हो मेरे वीडियोस के, तो आप लोगों को पता चलेगा
कि मैं बहुत ही रॉ वीडियो करती हूँ, मतलब ये जो लेक्चर वगैरह है ना, मैं बहुत ही रॉ रिकॉर्ड करती हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि बाय हार्ट वगैरह किया, क्योंकि मेरी ये चीज़ें पढ़ी हुई है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से नहीं स्ट्राइक करता है चीज़ें, तो वो एक दो जगह पे अटक जाती हूँ मैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इस चीज़ को लेकर कभी भी मतलब शर्मिंदगी नहीं आती है मुझे, मैं बोलती भी हूँ क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, मैं भूल गई ऐसे करके। तो देखो बीच में 1 मिनट 1-2 मिनट चला गया। अभी बताना आप लोग इस चीज़ पे, इतनी बातें की है तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताओ। ओके, सो बायोमेडिकल थेरेपी नाम से पता लग रहा है कि मेडिकल है, यानी ड्रग्स का यूज़ होगा। सो इसमें मेडिकेशन और बायोलॉजिकल मेथड से हम ट्रीट करते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है? एंटी साइकोटिक सिजोफ्रेनिया के लिए, इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। सो एंटी साइकोटिक ड्रग्स इज़ फॉर सिजोफ्रेनिया, एंटी डिप्रेसेंट इज़ फॉर डिप्रेशन। तो जैसे सिजोफ्रेनिया में लोग साइको होते हैं, तो उसके लिए एंटी साइकोटिक्स ऐसे याद रखो। एंटी डिप्रेसेंट नाम से पता लग रहा है डिप्रेशन के लिए। देन एंटी एंजाइटी, एंजाइटी के लिए होगा। और मूड स्टेबिलाईजर बाइपोलर डिसऑर्डर, देखो नाम से याद रखो, बाइपोलर में लोग अनस्टेबल होते हैं, तो उसके लिए मूड स्टेबिलाईजर, स्टेबल करने के लिए। जो अनस्टेबल होता है उसके लिए स्टेबल करना। जो एंजाइटी होता है उसके लिए एंटी एंजाइटी। जो डिप्रेस है उसके लिए एंटी डिप्रेशन। जो साइको हो जाता है सिजोफ्रेनिया, उसके लिए एंटी साइकोटिक। दैट्स इट। ओके, देन इसका ईसीटी करके एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। कलर पे ही ना थोड़ा सा दिक्कत है, ये लो कि वो लो, इतने सारा कलर क्यों दिए, एक दो देते हैं सिंपल होता। तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इसको हम कहते हैं ईसीटी। ये तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और ये पूरा हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको अल्टर करके इस पर काम किया जाता है। दिस इज़ लाइक बहुत ही सीवियर, बहुत ही सीरियस केस पे इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और ये किस की क्वेश्चन पे काम करता है? देन कैन अल्टरिंग ब्रेन केमिस्ट्री रिड्यूस सिम्टम्स। तो यहाँ पे हम जो ब्रेन की केमिस्ट्री न्यूरोट्रांसमीटर को अल्टर करते हैं, क्या इससे जो सिम्टम्स हैं डिसऑर्डर्स के उनको रिड्यूस किया जाता है कि नहीं, यही इसका मेन सवाल है। ओके, देन अल्टरनेटिव थेरेपी। तो अल्टरनेटिव थेरेपी तो नाम से पता लग रहा है ना कि अब तक जितनी भी थेरेपी पढ़ी है उसका अल्टरनेट क्या है। आप कमेंट में बताना आपका फेवरेट कलर क्या है। मेरी क्या है आप लोग बताओ, फिर मैं उसके रिप्लाई में कमेंट करूँगी मेरा मेरा फेवरेट कलर क्या है। ओके, उस कलर का इमोजी, उस कलर का इमोजी का जो लव आता है वो आप कमेंट में लिखो, और उसके रिप्लाई में मैं मेरे फेवरेट कलर का लव से उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, क्या क्या बोलती हूँ मैं, क्या क्या सोचती हूँ। देन हमारा अल्टरनेटिव में, मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है उनके अल्टरनेट पे क्या क्या थेरेपी यूज़ की जाती है, एक जनरल मतलब वेलनेस के लिए, फिर जनरल वेल बींग के लिए। तो योगा हम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, कुंडलिनी योगा कर सकते हैं, और ये किन चीज़ों पे काम करते हैं? देन कैन माइंड बॉडी प्रैक्टिस प्रमोट हीलिंग। तो ये जो माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस है, इससे हीलिंग कर सकते हैं या नहीं, इसी चीज़ पे ये काम करता है। ओके, देन हमारा अभी जो हमने एथिक्स पे बात करी थी ना कि आपको चीज़ों को प्राइवेट रखना है, ये सारी चीज़ें, तो इसी पे बात कर लेते। थोड़ा जुकाम है मैंने बोला था, अभी लग रहा है। सो एथिक्स इन साइकोथेरेपी, एथिक्स में क्या क्या आएगा देखो, कि कंसेंट तो लेना है पहली बात, तो दूसरी बात है कॉन्फिडेंशियल रखना है, फिर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी रखना है बेटा, ऑनेस्ट होकर बात करना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आप ऐसा ऐसा चीज़ें बोल रहा है, आपको लग रहा है गलत, लेकिन आपको उसके मन को खुश करना है, तो आपने बोला नहीं गलत नहीं है, आप ही ने तो सही किया, ऐसे नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है है ना। देन रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला जैसा भी है आखिर में ह्यूमन है, एंड एवरी ह्यूमन डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी आप पढ़े लिखे होना चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी थेरेपी ले ले। ओके, एम क्या है कि क्लाइंट की जो सफरिंग है उसको कम करना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनको लूटना नहीं है। आजकल बहुत चलता है कि थेरापिस्ट लोग इतना चार्ज करते हैं, क्यों नहीं चार्ज करेंगे भाई, पढ़ाई इतना किया, अपना दिमाग का दही किया, तो उस दही का पैसा तो निकालना ही है ना ओ माय गॉड, ये कमेंट अगर मैं ऐसे करती
मतलब फेस दिखा के करती तो मेरे रील काटती और मैं वायरल हो जाती। ओके, सो रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। अब जो बहुत ज़्यादा मेंटली इल होते हैं उनको आपने देखा होगा रिहाब में डाला जाता है। उसका क्या एम है? तो जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, क्योंकि जिनको रिहाब में डाला जाता है उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। सो हम इसको ऐसा कभी एम नहीं करते या फिर क्लेम भी नहीं करते कि इसको हम पूरा इसका पूरा बदल देंगे, ज़िंदगी जज्बात सब कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक कि उनकी जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ख़राब हो गई है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते और जो भी सिम्टम अभी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देन द मेन एम ऑफ रिहाब इज टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जितना एक्सटेंट तक पॉसिबल है उतना एक्सटेंट तक उतना एक्सटेंट तक पेशेंट को एम्पावर करना कि वो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके और एक अच्छा मेंबर बन सके, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ओके, और नीडेड स्पेशली इन सीवियर डिज़ॉर्डर। और ये बहुत ही सीवियर जब डिज़ॉर्डर होता है ना तभी ऐसे रिहाब वगैरह में डाला जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया विथ नेगेटिव सिम्टम्स। सिजोफ्रेनिया में दो तरीके के सिम्टम्स है, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। वो क्या है वो जब मैं उसको पढ़ाया उस तब मैंने बता दिया, वो आप देख सकते हो। अब इसमें टेक्निक क्या है, कौन कौन सी टेक्निक है, तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ की जाती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग। जैसे ऑक्यूपेशनल मतलब वेविंग सिखाया, कैंडल मेकिंग सिखाया, मतलब उनको किसी भी काम के लिए तैयार किया सो दैट दे कैन अर्न देयर मनी एंड लीव ए सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। देन सोशल स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग हमने कॉग्निटिव थेरेपी में पढ़ा, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी एम्प्लॉयमेंट स्किल सिखाई जाती है। ओके, फिर अभी हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया, बट आपके ये देखो चैप्टर जो 6 है इसको मैंने रेडी करके रखा है, बस अभी वो करना है, एडिट करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप देखना आपके जो NCERT में उसमें बॉक्स दिया है जिसमें क्लाइंट की 2 बॉक्सेस है, बॉक्स 5.1 एंड 5.2। मैंने सोचा इनको भी कवर कर लो। तो पहली स्टेप है जिसमें हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। इसमें क्या है, पहली बात तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, देन जो क्या क्या कौन सी एरियाज को टारगेट करना है उनको टारगेट करते हैं, देन हम टेक्निक लगाते हैं। ओके, और ये जो टेक्निक्स हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हो गए तो नहीं, मतलब ख़त्म हो गए। थेरेपीज ऐसे नहीं होती है, थेरेपी होती रहती है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट ये सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ऐसा रहता है, ऐसा नहीं होता है। देन थेरेपी नॉट स्टार्टेड विदाउट फॉर्मुलेशन। हम जब तक फॉर्मुलेट नहीं करते, यानी जब तक समझ नहीं लेते, टारगेट नहीं कर लेते, टेक्निक वगैरह डिसाइड नहीं कर लेते, तब तक थेरेपी नहीं होती है। और दूसरा ब्लू बॉक्स 5.2 में आपका है रिलैक्सेशन प्रोसीजर, जहाँ पे एंजाइटी अगर अरोज होता है उसको हम कहते हैं फॉल्टी बिहेवियर की वजह से अरोज हुआ है, एंड देन एंजाइटी रिड्यूस कैसे होती है, मतलब जो अनवांटेड बिहेवियर है जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, इन चीज़ों को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो एंजाइटी रिड्यूस होती है। इसमें पहली टेक्निक लगाई जाती है PMR, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, जिससे मसल रिलैक्स होते हैं और टेंशन लेस होता है, एंड मेडिटेशन, जिसको कि हम डीप रिलैक्सेशन और अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट। मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि 40 मिनट के अंदर ख़त्म हो गए, और अगर आप इसको 1.5x पे देखते हो तो आपका 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स इट। और मैं बहुत इधर उधर की चीज़ें मैंने बोला, अगर आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है तो ठीक है, आप ध्यान नहीं भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। और साथ में हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, बिलव्ड कम्युनिटी, उसको ज्वाइन कर लेना और नोट्स आपको वही मिलेंगे। मैं इधर कहीं पे लिंक या ड्राइव वगैरह का लिंक नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें दिक्कत होता है, पहले ड्राइव पे परमिशन दो, ये करो वो करो, बहुत बातें हैं उसमें। सो दैट्स इट। चैप्टर 6 और 7 भी आपके 2 दिन में आ जाएगा, और एक बच्चे ने 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कमेंट किया था, वो भी आएगा।